नमस्कार दोस्तों। मैं आज चीन और भारत के परिदृश्य पे बात करना चाहता हूँ। बात इसलिए करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि भारत का एक सामान्य नागरिक होने के चलते और एक जागरूक नागरिक होने के चलते जो समाज में अफवाहें फैल रही हैं या जो कुछ भी संकीर्ण मानसिकता के जो बातें उपज के समाज में आ रही हैं, वो निस्संदेह ही एक विकासशील या एक विकसित समाज के परिपक्वतापूर्ण बातें नहीं हैं, वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्योंकि लोग बिना कुछ इतिहास जाने या बिना कुछ समझे या बिना उसके औद्योगिक रिश्ता, बिना उससे आर्थिक रिश्ता या बिना सांस्कृतिक या और बहुत कुछ जाने टिप्पणी कर देते हैं। क्या करते हैं? उनके ऐप को डिलीट करो, उनके ये ऐप डिलीट कर दो, इनका सामान बहिष्कार कर दो। बहुत सारे कुछ ऐसे अफवाहें जो कि बिल्कुल ही गलत है। किसी भी विशेषज्ञ की और किसी भी बुद्धिजीवी की बात सुनेंगे या उनको थोड़ा पढ़ेंगे, इतिहास जानेंगे, तो आपको भी ये मालूम पड़ेगा कि ये सब बातें कितनी मूर्खतापूर्ण है और कितनी ओछी है। आइए इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा इतिहास जानते हैं, संदर्भ जानते हैं। क्या है टोटल विवाद, यानी कि भारत और चाइना का अब तक का भारत के साथ जो जो भी संबंध जुड़े हैं, विकास किए हैं, उनके बारे में मैं आज जिक्र करूंगा और आप सावधानीपूर्वक इसे सुनकर और खुद ही एक मूल्यांकन कीजिएगा कि ये जो बातें हैं कितना सही है। एक तो ऐसा समय जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय या सहभागिता की आवश्यकता है। विश्व व्यवस्था को बढ़िया करने की ज़रूरत है। दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। हालिया विवाद की अगर बात करें तो केंद्र अक्साई चीन है, जिसमें गालवन घाटी एक घाटी है जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जहां भारत का आरोप है कि गालवन घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है और इस घटना को लेकर चीन ने चिंता जाहिर की है। चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं हुआ कि ये झड़प अब भी हुई है, ये पहले भी हुई हैं। जैसे कि सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में बहुत सारी बहस चलती रही हैं। अगर हम संपूर्ण विकास की बात करें, भारत और चीन के संबंधों को कैसे कैसे डेवलप किया है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो हज़ारों वर्षों तक तिब्बत जो चाइना और भारत के बॉर्डर के बीच में है, नेपाल के ऊपर का जो एक बृहद हिस्सा है, तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया है जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब वर्ष 1950 में चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया और वहाँ कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। बात 20वीं सदी के करें तो 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच न्यूनतम संबंध थे। मतलब कुछ व्यापारी या तीर्थयात्री या विद्वान की आवागमन की बातें होती रहती थी। आपको मैं अगर ईसा पूर्व की बातें करें और ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी की बातें करें तो हैंसंग और फाहियान नामक बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए जो चाइना से भारत आए और भारत के बौद्धिकों के बारे में बताए हैं। अब आइए आज़ादी के बाद देख लेते हैं। वर्ष 1954 में नेहरू जोऊ एनलाई के साथ एक समझौता किए जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने लगे। अब यही बात 1959 की करते हैं। 1959 में तिब्बत लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर बस गए। इसके बाद क्या हुआ? चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद या साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। ये चीन ने भारत पर लगाया, जिसका नतीजा हुआ 1962। और हम सभी जानते हैं 1962 में भारत और चीन युद्ध में भारत को मुंह की खानी पड़ी, एक गंभीर झटका लगा। बाद में 1976 में भारत और चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने की कोशिश में लगे रहे। राजनयिक संबंध, मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में
भारत देश को संबोधित नहीं किया गया है, स्टेट्स बोला गया है, राज्य बोला गया है। इसलिए विदेशों से साथ जब भी संबंध की बात करते हैं तो राजनयिक संबंध कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ राजनयिक संबंधों की बात कर रहा हूँ, जो 1976 में भारत और चीन के बीच बहाल करने की बात की जा रही थी। इसके बाद के समय के साथ साथ धीरे धीरे कुछ दिनों तक संबंध सुधरे और ठीक भी होने लगे, सामने भी आए। लेकिन वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया और दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने पर सहमत हुए। इसके बाद एक और पहल हुई। भारत के इतिहास में पहली बार 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन के दौरा में प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत की तरफ से। इन सब के अलावा अब 90 के दशक के बाद यानी कि 2000 के बाद की बात करें तो 2003 में भारतीय मेधावी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया और दोनों पक्षों ने भारत व चीन के संबंध में बहुत ही व्यापक सहयोग पे घोषणा किया। उसका नाम था द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन इन चाइना इन इंडिया रिलेशंस। इस पे हस्ताक्षर हुआ। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों का व्यापक सहयोग। इस पे हस्ताक्षर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन के दौरा के साथ ही किया था। अब बात 2011 पर सुनिए। 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष तथा 2012 में चीन भारत मैत्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। लेकिन यही 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जब चीन का दौरा किया तो इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थ यात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष भी मनाया। बात 2018 की करते हैं। 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उनके बीच गहन विचार विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू और विदेशी नीतियों पे हर तरह से एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यापक सहमति बनी। अगर बात 2019 की करें तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ। इस बैठक में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी जो आम सहमति थी उसको और दृढ़ बनाने की बात की गई। अब यही 1950 से और 2020 की बात करें तो भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 70वीं वर्षगांठ मनाने की चर्चा और भारतीय संस्कृति और चीन के जो संस्कृति हैं इनको और प्रगाढ़ बनाने के लिए पीपल टू पीपल कंटैक्ट संपर्क का भी वर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। यह बात चल रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि कई अलग अलग क्षेत्रों में इन दोनों के राजनयिक संबंध हैं। क्या है राजनयिक संबंध, इस पे हम जरा जिक्र कर लेते हैं। भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर जाने के बाद वैश्विक क्षेत्रीय महत्व में और उनके मुद्दों पे गहन विचार विमर्श आदान प्रदान किए गए। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं तथा लगातार आदान प्रदान, अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापना और सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि भी समय समय पर बात किया जाता रहा। अगर कुल बात करें तो 50 संवाद तंत्र भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पे आदान प्रदान होता रहा है। अगर इसी के बाद और आगे की बात करें तो आर्थिक संबंध की बात कर लें, जो कि मैक्सिमम लोगों को इस बात की बिल्कुल ही जानकारी नहीं है कि भारत और चाइना के साथ कितने और क्या आर्थिक संबंध हैं। देखिए, 21वीं सदी के प्रारंभ से ही 21वीं सदी के प्रारंभ का मतलब समझिए, यानी कि 2000 के बाद से क्या हुआ, भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार में $3 बिलियन से लेकर लगभग $100 बिलियन यानी कि 32 गुना
व्यापार बढ़ गया है। 2019 में अगर भारत और चीन के साथ व्यापार की बात करें तो 92.68 बिलियन डॉलर व्यापार भारत और चीन का था। भारत में औद्योगिक पार्क हो या ई कॉमर्स हो या अन्य क्षेत्र हों, जिसमें 1000 से अधिक चीनी कंपनियों का निवेश किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी कंपनी ने भारत में ही सिर्फ निवेश किया, भारत को रोजगार भी मिली है। और सुनिए, भारतीय कंपनी भी चीन के बाज़ार में सक्रिय रूप में विस्तार कर रही हैं, अपने आप को चीन के बाज़ार में डेवलप कर रही हैं और मुनाफा भी कमा रही थीं। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। आपको मैं बता दूं कि 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाज़ार और दुनिया के 20% जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि जो जीडीपी के साथ भारत और चीन के लिए आर्थिक व्यापारिक जो सहयोग है, उन दोनों में भारत और चीन का एक व्यापक संबंध और व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। भारत में चीन कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन डॉलर से अधिक का है, परंतु भारत भी चीन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेता है। अब इस बात पे आपकी बहस तो मुझे समझ में नहीं आ रही। आपको मैं बता दूं, अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर की स्थापना की है, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत ही मददगार साबित हो रही हैं। आपको ये भी नहीं पता है, रक्षा संबंध यानी कि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास अब तक 8 दौर आयोजित हो चुके हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें तो दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीय पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा, थिंक टैंक क्षेत्र में आदान प्रदान और बहुत सारे सहयोग, मतलब बहुत सारे सहयोग एक दूसरे से करते हैं और प्रगति पे हैं। दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज़ तथा प्रांतों में 14 जोड़े स्थापित किए सिस्टर सिटीज़ की। मैं आपको बता दूं कि फुजियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट कहा जाता है। फुजियान चाइना और तमिलनाडु आपको पता है। भारत के नक्शे पे सबसे साउथर्न यानी कि सबसे दक्षिण का जो राज्य है वो तमिलनाडु है और फुजियान चाइना का, ये सिस्टर स्टेट कहे जाते हैं। जबकि चिंजोऊ और चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा निर्णय हुआ था। आपको मैं बता दूं कि इन कुछ दिनों से जो विवाद का मुख्य विषय रहा है, तो उन बिंदुओं का जिक्र कर लेते हैं। सीमा विवाद क्या था? सीमा विवाद में तो एक था पैंगोंग त्सो मोरारी झील का विवाद 2019। 2017 में डोकलाम गतिरोध, अरुणाचल प्रदेश में जो असफिला क्षेत्र में विवाद है वो है। फिर क्या हुआ? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG में भारत प्रवेश कर गया तो चाइना को इसकी मिर्ची लगी, यानी कि चाइना के मन के खिलाफ ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल हो गया। दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्यता पा लेना चीन के मिर्च के कारण हुए। ये उनके विवाद हैं, इससे चीन बहुत प्रभावित हुआ। बेल्ट एंड रोड पहल यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संबंध में अगर विवाद की बात करें तो चीन जो है वो पाकिस्तान को बाहर अगर बात करें तो हर तरह से साथ देता रहा है, यानी कि आतंकवाद के मुद्दे पे चीन पाकिस्तान का हमेशा से बचाव करता रहा। इससे भारत को चीड़ मचती रही हुई है, यानी कि भारत हमेशा उससे इसके खिलाफ में है। एक हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। आपको मैं बता दूं कि भारत का दक्षिण जो श्रीलंका और इधर ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो हिंद प्रशांत महासागर है उसका जो एरिया है उसमें भारत का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चीन के लिए चिंता का कारण है। तो भारत अगर अपने आप में विकास कर रहा है तो चीन को थोड़ा सा मतलब अपने आप को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम लग रहा है, इसलिए ये विवाद और भी ज़्यादा ताजगी में आ गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे वीडियो में मैंने
किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में बात नहीं किया। हाँ, भारत के हित में ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि भारत, अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब चाइना और भारत से लड़ाई हो जाए तो, या युद्ध छिड़ जाए, तो इतना भी भारत कमज़ोर नहीं है, या चाइना इतने भी ताकतवर नहीं है कि पूरी तरह से सिर्फ भारत को ही बर्बाद करें। भारत भी दुनिया को तबाह कर सकता है, इतनी सामर्थ्य भारत में अब हो चुकी है। तो भारत किसी से डरेगा नहीं। लेकिन समस्या ये है कि मूर्खों से अगर थोड़ी सी समझदारी से काम किया जाए तो बात बन सकती है। इसमें हमें क्या करना है भाई? तो हमें सीमाओं को परिभाषित करने के साथ साथ उनका सीमांकन या परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है। अभी लड़ाई और दंगों में कुछ भी नहीं रखा। अगर अभी कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत भूख सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे है। यहाँ तक कि भूख से मरने वालों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान 1-2 पायदान ऊपर है भारत से। इस बार सबसे निचले पायदान पे भारत है। पिछले 10 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार और चीन ने जो भारत के मुकाबले $750 बिलियन की बढ़त बना ली है। हालांकि वो प्रोग्रेस तेज़ी से चीन कर रहे हैं, जिससे कम करना बहुत आवश्यक है। और ये व्यापार घाटे को कम करने में सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख भूमिका है, जो भारत को इससे सचेत रहना चाहिए और किसी भी तरह से चाइना को प्रभावित करना चाहिए, कूटनीतिक और सामरिक और रणनीतिक योजना बनाकर। विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है। ये दोनों देश राष्ट्रीय कायाकल्प और ऐतिहासिक मिशन के साथ विकासशील देशों की सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गति देने वाले महत्वपूर्ण प्रेरक भूमिका निभा सकते हैं। पूरे विश्व में भारत और चीन जैसी उभरती शक्तियों में कोई दूसरा देश नहीं है। लिहाजा भारत को अपने सारे उन पहलुओं को मजबूत करना चाहिए जो चीन के नज़र में कमज़ोर साबित हो रहे हैं। चलिए, और बहुत अब मैं अगली वीडियो नेपाल और भारत और उसमें चीन का क्या योगदान है और इसके विषय में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष। लेकिन अफवाहों से बचिए और भारत और चीन के संबंध को थोड़ा सा गहन और विस्तृत रूप में सोचिए। ये एक अच्छे समाज की पहचान है कि अच्छी बातों पे चर्चा की जाए। मूर्खों की तरह अफवाहों पे और बिना जाने बिना कुछ समझे क्या कर दोगे? चीन किसी से रिक्वेस्ट नहीं करने जा रहा है कि आप उसके फुलझड़ी खरीद लें, आप उनके ऐप डिलीट कर दें, आप उनका, ये वैश्विक परिदृश्य में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरे विश्व में फैला हुआ है चीन। ये मूर्खतापूर्ण बातें बिल्कुल ही शोभा नहीं देती। आप अच्छे से इतिहास और आर्थिक योगदान को पढ़ें, औद्योगिक क्षेत्र को पढ़ें, उनका हमारा संबंध पढ़ें, हम कितना अब उससे लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो हमसे ले रहा। प्रत्येक देश एक दूसरे पे निर्भर हैं। अगर ऐसे में हम इस तरह से बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देती। जय हिंद।